गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष। आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आपके पास। आज का टॉपिक है पर्सनल फाइनेंसिंग बजट। पर्सनल बजट जिसे हम कहते हैं। हम सब जानते हैं कि बजट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हमारा देश का भी बजट होता है। हर साल हमारा गवर्नमेंट पूरे देश में क्या करेगा एक साल में और पूरे 5 साल में लॉन्ग टर्म बजट और अप ईयरली बजट होता है। तो ये बजट जो होता है ना बहुत एसेंशियल्स होता है, बहुत ज़रूरतमंद है हर इंडिविजुअल के लिए। क्योंकि जैसे देश के इकोनॉमी और देश के पूरा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है हमारा गवर्नमेंट ने किस तरह का बजट लाया है, किस तरह का बजट लॉन्च किया है पूरे साल के लिए और पूरे 5 साल के लिए। उससे हमारा कंपनी और हमारा देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। सेम उसी तरह से पर्सनल बजट भी हमारे ऊपर, हमारा पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बहुत बड़ा असर करता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा या बताना चाहूँगा आपको कि पर्सनल बजट क्या होता है। तो पर्सनल बजट इज़ अ ट्रैकिंग। सिंपल का है, एक ट्रैकिंग है हमारा इनकम है एक्सपेंसेस का। कितना हम कमा रहे हैं और उसमें से कितना खर्चा कर रहे हैं, इसी का एक ट्रैकिंग मॉनिटरिंग को ही पर्सनल बजट कहते हैं। और पर्सनल बजट हमें बनाना, हर इंडिविजुअल जो भी फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल, फ्री और मजबूत देखना चाहता है, उसे पर्सनल बजट होना ही चाहिए। अब पर्सनल बजट भी हमारा दो तरह का होता है, एज लाइक गवर्नमेंट का हमारा होता है। तो सबसे पहला पर्सनल बजट हमारा होता है खुद का मंथली, और दूसरा पर्सनल बजट होता है ईयरली और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में 5 साल और 10 साल का हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले छोटे पर्सनल बजट यानी कि मंथली के बारे में बात करूँगा। मंथली बजट हमारा पूरे मंथ का इनकम कितना है और कितना एक्सपेंसेस है, इसको ट्रैक करना है। और इसको करने से पहले पहले हमें 2 से 3 महीना हमारे पूरे एक्सपेंसेस को लिखना है कि हमने कि हाँ कहाँ कितना कितना खर्चा किया, शॉपिंग पर कितना हमने किया, घर का ग्रोसरीज पर कितना हमने किया, ट्रैवल में हमने कितना किया, फूड बाहर का मंगाकर या जाकर रेस्टोरेंट में कितना खाया, और भी बहुत सारे डिज़ायर वांट। अगर इसे हम ब्रॉडली कहें तो हमें 2-3 पार्ट में डिवाइड करना है हमारा, कि मंथ में हमने कितना अपना वांट पर खर्चा किया, कितना हम अपने नीड पर खर्चा किया और कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया। ये 3 कैटेगरी में ही हमारा एक्सपेंसेस थोड़ा होता है पूरे महीना का। तो जब हम बजट बनाना होगा, जब ये हमें बजट बनाना होगा, तो सबसे पहले हमारा ये नंबर होना चाहिए, तभी जाकर हम कुछ प्रिपेयर कर पाएंगे कि हमारा गुड्स जो हम खरीद रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ डिज़ायर कितना है, वांट जिसे कहते हैं, और नीड के लिए हमने कितना खर्चा किया और इन्वेस्टमेंट कितना किया। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। दूसरी इंग्रेडिएंट हमारा इसका होगा वो है हमारा कितना लोन है और लोन का ईएमआई कितना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यानी हमारे ऊपर जो भी डेप्ट है ये भी ज़रूरी है बजट में कंसीडर करने के लिए। अब हम चाहते हैं कि बजट हम बनाते क्यों हैं? बजट बनाने में हमें फ़ायदा क्या है, क्यों बचाएं? तो बजट बनाने का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने फाइनेंशियल कंट्रोल में रखें। हम अपने फाइनेंस को अपने कंट्रोल में रखें। ऐसा नहीं हो कि हम कुछ भी कर रहे हैं जिसका कोई भी हमारे फाइनेंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो, इवन निगेटिव इम्पैक्ट हो। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। अगर मान लीजिए एक बंदे अगर कुछ कमा रहे हैं 50,000 रुपया, और वो 50,000 रुपया को किधर खर्चा कर रहे हैं वो उसकी भविष्य डिफाइज करता है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बंदा है जिसने 50,000 में से 20% इन्वेस्टमेंट में डाल दिया और बाकी का 20% उसका जो है वो लोन के ईएमआई में जाता है। वो लोन भी है, वो प्रोडक्टिव लोन मैं कहूँगा। तो डैट मीन्स 40% चला गया और 60% में वो क्या करता है, अपना घर के खर्चा करता है। तो इसमें देखिए क्लियर दिख रहा है कि उसने 20% ही इन्वेस्टमेंट किया है, 20% लोन में चला गया है और 60% वो अपने खर्चा कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, बैलेंस है, बहुत ख़राब नहीं कह सकते। लेकिन सेम साइड एक दूसरे आदमी है जिसकी पूरे के पूरे इनकम का 80% वो खर्चा कर दे रहा है अपने नीड वांट में, और 20% जो बच रहा है वो लोन में दे रहा है। इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, इवन निगेटिव कभी कभी ईएमआई एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड से यूज करता है। डैट मीन्स खर्चा से इनकम से 5 से 7% एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है हर महीने। तो क्या एक साल में आप उसका भविष्य नहीं बता सकते हैं कि एक साल बाद वो कहाँ रहेगा? वो पूरे डेप्ट में फंसा रहेगा, वो पूरे के पूरे कर्ज उसके ऊपर लोड रहेगा, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करेगा, स्ट्रेसफुल रहेगा।
तो यही यही रीज़न होती है कि हम फाइनेंशियल को कंट्रोल करने के लिए बजट होना चाहिए हमारे सामने, और जब बजट रहेगा तो उस हिसाब से हम खर्चा करेंगे। एक वर्ड जो बहुत ख़राब लोग कहता है, अपने औकात में रहो। औकात में रहने का मतलब कुछ और नहीं होता है। जैसे किसी का जो इनकम है उस इनकम के अंदर में अपना प्लानिंग करके खर्चा करके रह रहा है तो औकात कहा जाता है। अगर आपको औकात ही बढ़ाना है, इनकम खर्चा बढ़ाना है, तो अपने औकात को बढ़ाइए, डैट मीन्स इनकम को बढ़ाइए। अब हम जानते हैं कि अब क्या स्टेप लेते हैं, कैसे हम पर्सनल बजट बनाते हैं। तो पर्सनल बजट बनाने के लिए हमने बता दिया कि आप अपना मंथली एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड बना लीजिए, कितना कर्जा है ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। इससे आपके अंदर एक क्लियरिटी आ गई कि मेरा इनकम और खर्चा कहाँ कहाँ जा रहा है। अब बनाने के लिए हम सबसे पहले माइंड में हमारा रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है, हम ये बना क्यों रहे हैं। तो सबसे पहला मकसद होता है कि पूरे साल का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मान लीजिए आज के दिन में हमारा बजट में केवल 20% की इन्वेस्टमेंट है, 20% लोन में जा रहा है, और बाकी 60% हम अपना नीड और डिज़ायर जो कहें और उसको फुलफ़िल करने में लगा रहे हैं, तो प्लानिंग हमारा गोल पहले सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल गोल सेट कर रहा हूँ। उस बंदे ने अपने बजट के लिए कोशिश किया कि नहीं, मैं अपने इन्वेस्टमेंट को 30% कर दूंगा, बाकी लोन जो 20 जा रहा है वो 20 जाएगा। तो डैट मीन्स ये हो गया उसकी 50%, और 50% उसके पास रह गया नीड्स एंड वांट में। अब वांट के पार्ट उसका अगर आप कहें तो उसी 50 में उसे ले जाना है। एज अ नॉर्मल रेशियो जो स्टैंडर्ड रेशियो कहा जाता है वो होता है 50, 30 और 20। 50% में हम अपने पूरे जितने भी नीड्स है वो करें, 30% में जितने भी वांट और डिज़ायर है उसे फुलफिल करें, जैसे लोन लिए या जो भी करते हैं, और 20% इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ये स्टैंडर्ड रेशियो है, ये ज़रूरी नहीं है। जो आदमी बहुत फाइनेंशियली वीक है, जो आदमी स्ट्रगल कर रहा है, वो सेम रेशियो मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मतलब मिनिमम रेशियो बताया गया है। आप इन्वेस्टमेंट 20 तो करना ही है, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग होना है, आगे बढ़ना है, तो आप उस 20 को 30 कर दीजिए, और लोन को हटाइए, और अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट वांट्स में कम करिए। और अपने नीड्स को जो है उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन अपना शॉपिंग या बाहर का फूड खाना है उसको कुछ कम कर दे, जिससे आपकी मंथली कुछ एक्सपेंसेस जो बेकार में जाता है उस पार्ट को आप इन्वेस्टमेंट में डालिएगा। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आपकी जो गोल जो सेट कर रहे हैं वो पूरा होगा। अब हम जानते हैं कि एक साल का गोल हमने बता दिया कि ये इन्वेस्टमेंट पार्ट उसका रहेगा। अब उस वो सोच रहा है कि मेरे को आने वाला 5 साल में एक घर लेना है, आने वाला 10 साल में अपने बच्चे को पढ़ाकर शादी करना है, उसके बाद उसका मतलब ये रिटायरमेंट प्लानिंग भी उसकी होगी। तो सबसे पहले बजट प्लानिंग करने के पहले हमारा जो ये सारे इंग्रेडिएंट है उसमें हमें गोल जो है वो गोल क्या क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो गोल क्या क्या हुआ, जैसे उसने बोला कि मेरे को पूरे साल में 25% इन्वेस्टमेंट से 30 करना है, तो ये उसकी शॉर्ट टर्म ईयरली बजट हो गई। सेम उसने प्लानिंग किया कि मैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए और होम लोन के लिए, होम जो बनाएंगे उसके लिए लोन ले, या जो भी कुछ बेसिक अपना इन्वेस्टमेंट करे डाले उस घर में, तो वो पैसा हमारा पर्पस क्या होगा, तो वो 5 से 10 साल की प्लानिंग हो गई। सेम बच्चे का शादी के लिए वो 20 साल की प्लानिंग हो गई, एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लॉन्ग टर्म में प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग हमें अपना बाइफरकेट कर देना है। अभी ही बता देता है, टोटल इन्वेस्टमेंट 30% वो कर रहा है, तो उस 30% में वो कितना पार्ट रिटायरमेंट में डालेगा, क्योंकि रिटायरमेंट एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अगर किसी का एज 30 साल में है तो उसके पास 30 साल ही बचा है, तो डैट मीन्स 30 साल वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो आराम से सिंपल कैलकुलेटर से बता सकता है कि ये 30 साल में मैं अपना इन्वेस्टमेंट को कितना करूँगा, कितना पर मंथ डालूंगा, जिससे हमारा ये पर्पस जो डिज़ायर है वो आ जाएगा। सेम उसी तरह बच्चे के पढ़ाई के लिए जो हमें चाहिए वो कितना पर मंथ में इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा। उसी तरह हम घर के जो कॉर्पस डेवलप करना चाहते हैं बनाने के लिए वो कितना चाहिए। जब आपके पास पूरे के पूरे लिस्ट आ जाएगी कि मेरे को इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, तो आप सिंपल एक कैलकुलेटर जिसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद से आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप किस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में 8% से 15% तक आप कंसिडर कर सकते हैं। जिस कैटेगरी में अगर इक्विटी और म्यूचुअल फंड में है तो आप 15% नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसी को बॉन्ड और डेब्ट और पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ 7 से 8%, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके बेसिस पर आप अपना कॉर्पस डिसाइड कर सकते हैं ईयर का कैलकुलेट करके, और उसी रेशियो में अपने बजट को इन्वेस्टमेंट के तौर एलोकेट करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखें कि अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको
तो फुलफिल करना ही है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो वांट है उस पर कुछ कम करे, कंट्रोल करे। और वांट को कंट्रोल करने का एकदम सिंपल तरीका है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े कोई खर्चा जिसकी 1 महीना होल्ड करिए, अगर 1 महीना बाद भी उसकी ज़रूरत है तो मैं कहूँगा कि वो रियल में आपको ज़रूरत है, आप तब आप ले लें। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो आपके कैपेसिटी होना चाहिए कि उस सामान को मैं 2 बार खरीद सकता हूँ, तब आप खरीदिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, एक आदमी को अगर मोबाइल करना है 50,000 का, तो आप इतना सोचिए कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं उस 50,000 को 2 बार अभी खरीद सकता हूँ अपने बजट से, तो आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज ईएमआई के चक्कर में ये सब नहीं पड़े, क्योंकि आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस डालेगा। ठीक है दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस और पर्सनल बजटिंग के बारे में मैंने आपको ये ब्रीफ बताया। ये हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरत हो, क्यों, कैसे बनाया जाता है और इसका क्या बेनिफिट होता है। तो बेनिफिट में मैं आपको बता दिया कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, आपके पास इमरजेंसी भी कॉर्पस रहेगा, क्योंकि जब आप बजटिंग, इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग, मैंने रिटायरमेंट सब बताया, उसी में एक पार्ट होता है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी फंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो हमें पहले ही बना लेना चाहिए। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा, बजटिंग, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, 1 लाख रुपये आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना है, तो शुरू का ही 1 से 2 साल के अंदर उस कॉर्पस को डेवलप कर लीजिए, उसे आप फिक्स्ड डिपॉजिट या लिक्विड फॉर्म में रखें उसे। तो ये भी आपको ज़रूरत करता है इमरजेंसी के समय, कभी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है तो आप उस इमरजेंसी फंड से यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में हमारा जितने भी रिटायरमेंट प्लान है वो हम कर सकते हैं। तीसरा क्या हुआ, घर के लोन और बच्चे के एजुकेशन के लिए आपने पर्पस बना रखे हैं। चौथा हुआ, शादी में और जो भी खर्चा होगा उस आप बना रखें। और भी लोग का होता है कि नहीं, मैं 2 साल बाद एक फॉरेन ट्रिप बनाएंगे, फैमिली ट्रिप बनाएंगे, कहीं और घूमेंगे, देश में घूमेंगे। तो ये जो घूमने का प्लानिंग है, इसे भी आप एक डेवलप करके रखिएगा, कॉर्पस बना लीजिएगा, तो फिर उस समय आपको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो डैट मीन्स ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ, जिस आदमी के पास पर्सनल बजट डेवलप है, जिस आदमी अपना पर्सनल बजट फॉलो कर रहा है, तो उसको हर ज़रूरत के लिए उसके पास सेपरेट पैसा होगा और उसके हिसाब से उस समय पर वो उसे यूटिलाइज करके बिना किसी कर्ज, बिना किसी स्ट्रेस के अपने लाइफ को जी सकता है। धन्यवाद दोस्तों।